ये चीज़ बहुत ही मतलब जो जनरल ऑडियंस है उसको बहुत मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि सीए में होता क्या एग्जैक्टली पैटर्न। पहला अटेम्प्ट दिया दोनों ग्रुप्स के साथ, तुम्हारा एक बार में ही निकल गया। पैटर्न चल रहा था, जो भी मैं अटेम्प्ट फेल कर रहा था वो इस वजह से नहीं था कि मैं शायद क्विट कर देते। मेरे को एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए सबसे बड़ी गलती होती है। मैं दोनों ग्रुप साथ में दूंगा। वंश ने सीए इंटरमीडिएट्स निकाली एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के। आपको उस कोचिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए जो पहले रिजल्ट निकाल चुकी हो। पेशेंस तो पूरा टेस्ट हो गया। लेकिन हर बच्चे को जितना भी चार्टेड में कदम रखता है, सबसे पहली दिक्कत ये आती है, इस बार अगर नहीं हो रहा है तो क्विट कर दूं। तुम्हारा लॉ बहुत अच्छा गया था, मेरा रिटर्न टाइम ज़्यादा था। सीतापुर इनफ है, 1-2 करोड़ तो महीने में। वेलकम बैक सभी के सारे व्यूअर्स। मेरा नाम है प्रियांश दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। और आज हम लोग फिर से हैं वंश के साथ, जिसके साथ हम लोग आज से 2 साल पहले पॉडकास्ट बनाए थे। मेरा ही स्टूडेंट था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए फाउंडेशन निकाला था। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब सीए इंटरमीडिएट्स भी निकल चुका है, बोथ ग्रुप्स। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन वंश कि तुम्हारा एक बहुत मैसिव जर्नी बस अब एंड होने की कगार पे ही आ गया है। कैसा फील हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा सही में निकल गया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहली बार देखा कि मेरा सीए अच्छे से निकल गया है। ओके, आज डेट हो रही है हमारी, इट इज़ 8 मार्च और आज ही रिजल्ट आया है सीए इंटरमीडिएट्स का। और मेजरली सबसे पहले मैं क्वेश्चंस तो पूछना शुरू करूंगा, ठीक है? लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सच में तुम्हें लग रहा था कि इस बार होगा ही होगा? मतलब बहुत श्योर्ड थे? जैसे अभी तुमने कहा कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन क्या तुम श्योरिटी थी तुम्हारे पास? बिलीव एक अलग चीज़ है। सर वैसे तो मेरे को मेंटली मेरे को उतना नहीं लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन बात तो ये थी कि जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म हुए थे उसके 1 महीना फिर पढ़ा ही नहीं था, फिर कॉपी भी नहीं उठाई, तो मैंने सोच लिया था कि यार पता नहीं क्या होगा। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया और हो गया। अगर मेजरली मैं देखूं तो पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा लॉ बहुत अच्छा गया था। उसके बाद अभी तुम्हारा एग्जामिशन एडवांस अकाउंटिंग में भी मिली तुम्हें, जिसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और अभी जिनको नहीं पता, एक थोड़ा सा अब क्या था इसके पीछे इश्यूज़ की, आपका जो आई गेस टैक्स का पेपर था, किसका डिले किया गया था? हमारा ऑडिट का जो पेपर है वो डिले किया गया, तो उसका भी बेनिफिट तुमने अच्छा खासा उठाया। सब कुछ पूछने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या थी स्ट्रैटेजी? सर स्ट्रैटेजी मेरी ऐसी थी कि मैंने सोचा था कि अगर मैं दोनों ग्रुप साथ में दूंगा तो मेरा जो एग्रीगेट है वो बन जाएगा। जो मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे उसमें मेरे को एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो थी एग्रीगेट की, जिसकी वजह से मेरा ग्रुप नहीं क्लियर हो रहा था। जो जिनको नहीं पता, जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, कि जो वंश है उसने इनिशियल स्टार्टिंग जो करी थी वो एक ग्रुप के साथ करना शुरू किया था, जो एक मेजर इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए सबसे बड़ी गलती होती है। और शायद इसी गलती का तुम भी शिकार बने। इसकी वजह से तुम्हारा कितना समय वेस्ट हुआ? समय वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए। 3 अटेम्प्ट मतलब 3 अटेम्प्ट मैंने देने, मतलब 4 अटेम्प्ट टोटल में और फेल 3 अटेम्प्ट हुए तुम्हारे। तो अगर कहा जाए तो 3 अटेम्प्ट, और अच्छा ये तीनों अटेम्प्ट सिंगल ग्रुप के साथ दिए थे तुमने? मतलब सिंगल ग्रुप के साथ जब तुम दे रहे थे पेपर, तो 3 अटेम्प्ट देने के बाद एक भी नहीं निकलता है। एग्जामिशन भले आ रही हो, लेकिन जैसे ही तुमने पहला अटेम्प्ट दिया दोनों ग्रुप्स के साथ, तुम्हारा एक बार में ही निकल गया। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ दे दिए होते तो पहले निकल गया होता? मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर मैं दोनों ग्रुप साथ में प्रिपेयर करता पहले, तो मेरे पास चांसेस ज़्यादा थे कि मेरे पहले ही सीए का इंटरमीडिएट हो जाए, दोनों ग्रुप निकल जाए। पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते या फिर 1-2 अटेम्प्ट लगते उस टाइम पे भी? शायद से 1-2 लग सकते थे, बहुत मैक्सिमम 2 जाता। लेकिन ये तीसरे की नौबत नहीं पड़ती, जैसे तुमको अभी देखना पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2-3 अटेम्प्ट जो तुम्हारा लगा, जिसको तुम ऐसा एक्सपीरियंस अटेम्प्ट बोल सकते हो, क्या तुम्हें लगा कि अब क्विट कर देना चाहिए? मेरे पास मुझे लगा कि इस बार अगर नहीं हो रहा है तो क्विट कर दूं, लेकिन
मेरे बात में ये कब फीलिंग आना शुरू हुई, ये फीलिंग कब आना शुरू हुई थर्ड अटेम्प्ट देने के बाद कि अब छोड़ दूंगा? लेकिन फिर मैंने ऑन द सेकंड थॉट मैंने ये सोचा कि मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत से पहला ग्रुप मैंने पूरा पढ़ा है, तो अब अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो मेहनत बेकार चली जाएगी। और जिसकी वजह से मुझे मोटिवेट हो गया मैं कि मैं दोनों ग्रुप साथ में देता हूँ, शायद हो जाए। तो मेजरली ये है कि अगर ये वाला अटेम्प्ट भी क्रॉस आउट नहीं होता तो क्या आगे की हिम्मत बचती? कभी बचती? मैंने ये सोच रखा था कि अगर ये वाला अटेम्प्ट भी मेरा नहीं होता तो मैं मई 26 का एक और अटेम्प्ट देता, और फिर नहीं होता तो शायद मैं क्विट कर देता। शायद क्विट कर देते। ओके, सो मेजरली बच्चों सबसे बड़ा इशू चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यही होता है क्या कि बच्चा अपना जो पोटेंशियल है वो शायद उसके पास है, लेकिन फिर भी वो उतना वीक अपने आप को समझने लग जाता है। ये चार्टर्ड का पेपर ही इतना पेशेंस टेस्टिंग होता है कि हर बच्चा इस पे खड़ा उतर ही नहीं पाता है। क्या तुम इस चीज़ को मानते हो? क्या तुम्हारा भी पेशेंस टेस्ट हुआ था? पेशेंस तो पूरा टेस्ट हो गया, और पेशेंस तो मतलब बहुत अच्छे से टेस्ट किया इन लोगों ने। जितनी बार भी एक्सपेक्टेशन थी कि निकल जाएगा पेपर, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ कमियां निकाल के पेपर हटा ही दिया। ठीक है, अगर बच्चों मैं साफ सी बात आप लोगों से ये चीज़ कहता हूँ कि जब भी हम लोग अपना चार्टर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ वो नहीं है कि हमारे पास सिलेबस पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है, हमारे पास सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके पास अपना आत्मविश्वास है कि नहीं है। अगर इसकी कमी पड़ गई तो सिलेबस वैसे भी डरा रहा था, वो 10 गुना ज़्यादा उसकी ताकत बढ़ जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब एक अटेम्प्ट दिया सिंगल ग्रुप के साथ नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट दिया सिंगल ग्रुप के साथ नहीं निकला, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि दोनों ग्रुप एक साथ दिए जाए? मेरा जब सितंबर में अटेम्प्ट हुआ था तो मतलब पैटर्न चल रहा था। जो भी मैं अटेम्प्ट फेल कर रहा था वो इस वजह से नहीं था कि मैं कोई सब्जेक्ट में फेल हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट में हर अटेम्प्ट में पास था, लेकिन पैटर्न ये था कि हर अटेम्प्ट में मेरा एग्रीगेट नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब तो यार दोनों ही ग्रुप दूंगा वरना नहीं दूंगा। वो जो हल्का सा मिस आउट हो रहा था, कितने नंबरों से छोड़ रहा था एग्रीगेट? 10-20 नंबर से। 10-20 नंबरों से जा रहा था। ठीक है, ओके। तो मेजर टाइम पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे सीख भी है सभी लोगों के लिए कि भाई जब आप हार्डवर्क कर रहे हैं और हार्डवर्क कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं और उसके बाद भी रिजल्टेंट नहीं मिल रहा है तो रास्ते बदल देने चाहिए, और वो रास्ता बहुत अच्छी तरीके से चूज़ किया। मेजर टाइम पे जब इन पास्ट जब मैंने इसको लॉ के लिए ट्रेन किया था वंश को, और जब पहले ही अटेम्प्ट में आई गेस तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ गए थे इन लॉ, आई गेस कितने स्कोर आउट किया था? 54 स्कोर आउट किया था। 6 नंबर और अगर आ जाते तो उसमें भी तुमको एग्जामिशन मिल जाती। तो मेजर टाइम पे मैंने देखा था कि लर्निंग तुम्हारी पहले से स्ट्रांग है, लेकिन हर बच्चे को जितना भी चार्टेड में क्या कहते हैं कहीं ना कहीं कदम रखता है, सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि सर लॉ कैसे करें। एज अ टीचर जब मैं किसी को पढ़ाऊँगा तो मैं एक लेक्चर को ड्रिवन कर सकता हूँ, बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकता हूँ, उसको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन कंज्यूम यहाँ पे करना है। तुम्हारे साथ भी दिक्कत आई होगी, ऑडिट में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत आई होगी। तुमने लर्निंग की प्रोसेस किस तरीके से अडेप्ट करी कि कैसे इसको सस्टेन रखा जाए पेपर तक का, और सस्टेन रख लिया तो रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है पेपर में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो लॉ में मैंने जो थ्योरी होती है उसको जब भी पढ़ा तो उसके मैंने क्वेश्चन आंसर ज़रूर लगाए। तो उससे आपको पहली बात तो आपको क्वेश्चन पता चल जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको थ्योरी भी समझ आती है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे। और बाद में जब यही पैटर्न चलता रहा, फिर उसके बाद बीच में फिर ये भी हो गया था कि लॉ मेरी छूट गई थी, तो उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो रिकॉल की होती है। दोबारा से सब शुरू करना पड़ता है। पढ़ अच्छे से लोगे लेकिन रिकॉल करने में या फिर रिवाइज करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना के चलोगे तो आपको एग्ज़ाम के पहले बहुत आसानी होगी उसको करने में। नोट्स भी कैसे, बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में? उतना लिखो जितना आप मतलब जितना ज़रूरी हो। अब वो नोट्स
आप भी दे सकते हो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स मिल रहे हैं, आप जो सेल्फ ड्रिवन उसमें जितना भी अपना इंपॉर्टेंट डेटा उसमें लिख रहे हैं और उसको ही आखिरी तक कैरी करना जब तक पेपर नहीं हो जाता है। कितने रजिस्टर्स भरे होंगे? अरे बहुत भरे सर, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा भरे होंगे। 10 से ज़्यादा? 10 या फिर बहुत उससे भी ज़्यादा है, वो काउंट नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरे थे पेपर। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आज सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि अगर वंश का इंटरमीडिएट निकला है तो इसके पीछे कारण ये है कि मेहनत सबसे ज़्यादा कॉपी पे होनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ आज की जो ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे टीचर हर समय अवेलेबल है आपके साथ आपके मोबाइल फ़ोन में। उससे आपका मेंटल पैरालिसिस होना निश्चित ही है। बच्चा हमेशा टीचर के आगे बैठा रहता है, वो कॉपीज़ को कभी टच नहीं करता, वो कभी भी रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देता, वो कभी भी अपने हाथ नहीं चलाता और उसको बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस लगता है जब वो पेपर करने जाता है। और ये चीज़ दिमाग में आती है कि मैंने इतने घंटे लेक्चर्स को अटेंड किया है, मुझे ये अभी भी पेपर कठिन क्यों लग रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को, अपने कंसेप्ट्स को टीचर के आगे जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं सिर्फ वहीं तक का ही सीमित नहीं रखना है, अपने हिसाब से भी टेस्ट करना है। मैंने पहले भी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, रेशियो क्या था? स्क्रीन टाइम रेशियो ज़्यादा था कि पेपर पे जो तुम रजिस्टर पे अपना काम कर रहे थे वो ज़्यादा था? इवन इफ इसमें ये भी इंक्लूडेड कि आप पॉज कर दिए हैं, जैसे कोई टीचर ने जब रिकॉर्डेड लेक्चर आप जब क्या कहते हैं आप पढ़ रहे हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपने ऑफ़ किया, रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे ही आपने ऑफ़ किया उसके बाद अपनी कॉपी पे लिखने लग गए, तो वो भी मैं पेपर में ही काउंट करूँगा, ठीक है? तो कौन सा ज़्यादा था, स्क्रीन टाइम ज़्यादा था या फिर पेपर में? फॉर श्योर मेरा रिटर्न टाइम ज़्यादा था, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं वो जब हम मुझे पढ़ा रहे थे तो लिखने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें भी मैंने प्रैक्टिस कर करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब भी मतलब नए कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस, उसमें क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस, तो रिटर्न आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इसी से आपका जो बेस है वो तैयार होगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप पेपर में लिख पाओ। बिल्कुल सही। तो मेजरली अगर देखा जाए थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में तुम्हें ज़्यादा इजी कौन सा लगा इंटरमीडिएट्स में? इंटरमीडिएट्स में न्यूमेरिकल इजी लगा, थ्योरी कठिन लगा? लेकिन थ्योरी भी मतलब इतना कठिन नहीं है। अगर आप देखिए न्यूमेरिकल में आपको हर टाइम रेगुलरली उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है, लेकिन जो थ्योरी होती है वो अगर आप अच्छे से एक बार ग्रैप्स कर जाएं तो उसको रिकॉल करना आसान होता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पर थ्योरी आसान लगती है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले न्यूमेरिकल आसान लगता है। मेजर बच्चा न्यूमेरिकल पे ही शिफ्ट होता है, जब भी शुरुआत करता है सीए की मेजर बच्चा न्यूमेरिकल पे शिफ्ट करे हुए बैठा होता है, लेकिन अंत तक भी जाते जाते वही पोर्शन सबसे ज़्यादा उसका वीक हो जाता है। जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया पूरे साल वही अंत में धोखा दे देता है, और जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डर है वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है पेपर के टाइम पे। ओके, अच्छा, अगर आज सीतापुर के बहुत से बच्चे हैं, जैसे जो हम लोग का ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी बहुत से बच्चे बहुत एक्साइट होते, तुमको देख के ही बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए, भाई तुम सीनियर थे उनके, और सेम कोचिंग से जब बच्चा निकलता है तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह आता है। आज इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि क्लास 12th की इनिशियल में उनको 12th के बोर्ड्स की चिंता नहीं है, उनको सीए फाउंडेशंस निकालना है, और मेजर बच्चे उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा के बैठे हुए हैं। उनको क्या सजेशन देना चाहोगे फाउंडेशन के बिहाफ पे, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट एंट्री नहीं था, तुम फाउंडेशन निकाल के आए हो, तो क्या सजेशन देना चाहोगे फाउंडेशन के हिसाब से? और आगे जब वो जाएंगे इंटरमीडिएट्स में, मान के चलो किसी का तो क्लास 12th के बोर्ड्स होने से पहले क्या पता फाउंडेशन निकल जाए, तो पहले फाउंडेशन के लिए टिप्स और फिर इंटरमीडिएट के लिए। फाउंडेशन से शुरू करो। सबसे पहले अगर आपको फाउंडेशन प्रिपेयर करना है अपने 12th के साथ, तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ऐसे समझने पड़ेंगे कि आप फाउंडेशन में समझ रहे हो, कि जो जितनी भी फाउंडेशंस की बुक्स हैं उनको पढ़ के रखो, और अपने 12th पे भी ध्यान दो, क्योंकि 12th भी ज़रूरी है और फाउंडेशन भी ज़रूरी है। तो अगर आप चाहो तो जितनी भी लॉ है, मतलब जो भी फाउंडेशन में पूछी जाती है, उसको आप पढ़ के चलो, मतलब उसको पहले कंप्लीट करते करते चलो, साथ साथ में पैरेलली लेके चला जाए उसको। अगर आपसे पूरी अच्छे से लॉ नहीं भी बन रही है फाउंडेशन में जब आप 12th में हो, तो आप क्या कर सकते हो कि
जो लॉ है उसका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका सिलेबस 12th तक का मतलब 12th के एग्ज़ाम्स तक का अगर आपका सिलेबस सीए का कंप्लीट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपने 12th के एग्ज़ाम्स में भी और फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में भी। ये बहुत अच्छी सीख है। मेजर बच्चा यहाँ पे यही चीज़ें करता है कि वो 12th में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो आगे यही चीज़ें भूल जाता है कि 12th उनके घर का या फिर उनका पेट नहीं पालने वाला। इससे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इट्स दैट पर्टिकुलर 12th मैटर्स? 12th कुछ जगहों पे 12th मैटर करता है, जैसे कि अगर अकाउंट्स है, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने 12th में अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं, लेकिन अगर आप सही से उसको पढ़े हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अकाउंट्स में जो आपके फाउंडेशन में पूछा जाएगा। जैसे फाउंडेशन में आपका मेजरली आपकी पार्टनरशिप की पूरी बुक काम आ जाती है, शेयर्स काम आ जाएगी, और इवन इफ इंटरमीडिएट्स में भी कैश फ्लो, भले छोटा एस्पेक्ट है लेकिन कंपनीज का बेसिक्स तो आपको पता ही होता है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो मेजर टाइम पे क्लास 12th के बच्चे को ये तक नहीं पता होता है कि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स का मतलब क्या है। शेड्यूल 3 की अगर हम लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, बस रटे हुए हैं। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है कंपनीज एक्ट 2013 की। उनको टीचर्स ये तक नहीं बताते हैं कि ये शेड्यूल्स कहाँ से आए, ये सेक्शंस कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या तुम्हें भी लगता है कि इस समय जिस लोकेलिटी से तुम बिलोंग करते हो, जो कॉमर्स का टीचर सच में एग्जिस्ट कर रहा है इस पूरी की पूरी लोकेलिटी में, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाएगा, मैं अपने शहर और टाउन का नाम नहीं खराब करना चाहता, लेकिन तुम्हें लगता है क्या कि क्लास 11th एंड 12th की सही सीख दी जा रही है कॉमर्स के रिस्पेक्ट में, या फिर वो एज अ थंबनेल एक छोटा सा बस उनको हिंट पता है और उसके बिहाफ पे वो रटे रटाए चैप्टर्स को बच्चों को कंप्लीट करा देते हैं? देखने में ऐसा लगता है कि जो यहाँ के टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं उतना डीप में नहीं जाते। बिल्कुल नहीं। मतलब जो कॉन्सेप्ट, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो लोग नहीं बताते सही से। सही बात। जिसको आपको पूरी अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर वो ग्रो थ्रू नहीं किया तो आगे का फ्यूचर तो कहीं ना कहीं इर्रिस्पेक्टिव रहेगा ही रहेगा। आज मेजर टाइम पे अगर हम लोग देखें तो मुझे ऐसा लगता है, ये डेटा गलत भी हो सकता है, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन मेरे पास अभी तक का इसकी कोई न्यूज़ भी तो नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ सीतापुर में रह के, क्या तुम कभी लखनऊ दिल्ली गए? नहीं। एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करके वंश ने सीए इंटरमीडिएट्स निकाल लिया। कोई फैंसी जो गिमिक्स हैं उन पे बिलीव ना करते हुए। तुम्हें क्या फील होता है, जैसे मैंने तुमसे पहले भी बताया था कि कुछ कोचिंग टीचर्स जो उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो क्लास 12 से निकल जाते हैं और 2-3 साल के बाद वो लखनऊ दिल्ली में अपनी मेहनत से सीए के फाउंडेशन या इंटरमीडिएट्स को क्रॉस करते हैं, और उसके बाद वही चीज़ वो लोग अपने चैनल्स पे जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर पोस्ट कर देते हैं, ये गुमराह करने के लिए लोगों को कि उन लोगों के पढ़ाए हुए कंसेप्ट इतने स्ट्रांग थे कि बच्चे का सीए फाउंडेशन निकल गया, इंटरमीडिएट निकल गया। ये जो भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से आपका फाउंडेशन और इंटरमीडिएट निकला होता तो यार सबसे पहले अटेम्प्ट में मेरा ही निकलता। लेकिन जो भी सीए फाउंडेशन है उस पर जो बच्चा मेहनत करता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे 12th में नहीं भी क्लियर हैं तब भी आपको फाउंडेशन में अपने कॉन्सेप्ट्स को सही से क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेजरली किसी ट्यूटर के पढ़ाए कोई बच्चा नहीं पढ़ता, किसी कोचिंग का पैदा किया हुआ कोई बच्चा नहीं है। इट्स जस्ट योर मेहनत जो तुम अपने टेबल पे और अपनी चेयर के साथ जो तुम बैठ के प्रॉपर 4 से 5 घंटा 6 घंटा कंटिन्यूसली अपनी कॉपीज़ के साथ इंटरेक्शन करते हो, वही तुम्हें आगे फ्यूचर में कोई भी आपका कंपैटिटिव एग्ज़ाम हो उसे निकालती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ मुझे पूछनी थी, ये जो 12th को इतना हाइप किया गया है, मैंने देखा है कि सीए फाउंडेशंस में मेजर टाइम पे जैसे पीडब्ल्यू देख लेते हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, सीए पढ़ाने वाले अलग अलग एकेडमीज़ हैं, मैराथन रन करते हैं। पेपर से पहले
6 घंटा 5 घंटे की मैराथन रन करते हैं, जिसमें ज़रूरी भी है, वो टीचर्स अपनी मेहनत करता है, लास्ट का एक अच्छा सा किक देता है। अब यही ट्रेंड आज से 2 साल 3 साल पहले नहीं था 12th में, लेकिन अब 12th के पेपर से भी पहले 6 घंटा 7 घंटा की मैराथन टीचर्स कहीं ना कहीं रनअप करने लग गए हैं। अब वो सीए को देख के या फिर जेई के पेपर को देख के या फिर नीट के पेपर को देख के कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको नए ट्रेंड को फॉलोअप करना शुरू करें। क्या 12th में जिस तरीके से तुमने 12th निकाला, क्या लास्ट के टाइम पे बच्चे ने ऑलरेडी पूरा साल यही यूट्यूब से पढ़ा है, लास्ट के टाइम पे जो उसके पास थोड़ा बहुत भी मौका था अपना पेपर को प्रॉपर तरीके से खुद से पढ़ने का, खुद से समझने का, क्या वो पूरी तरीके से छिनता चला जा रहा है, या फिर ये चीज़ एक अच्छी पहल है टीचर्स के थ्रू? ये चीज़ स्टूडेंट पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आपको जो लास्ट में अगर आप और पढ़ रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं डाउन कर देगा, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर जो स्टूडेंट ने मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जो कि जिसके सारे कॉन्सेप्ट सही से नहीं क्लियर हैं, तो उसको लास्ट में अगर आप वो मैराथन देख रहा है तो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है एग्ज़ाम्स में। तो मेजरली अगर देखा जाए तो उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपना कंसेप्चुअल बेस और अपना जो पूरा का पूरा सिलेबस है कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए वो मैराथन प्रॉपर है, लेकिन नहीं, उनके लिए प्रॉपर नहीं है। ओके, तो उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए तो ये मैराथन बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके लास्ट के टाइम पे भी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, हमें लग रहा है मेजर जो है ये एजुकेशन सिस्टम इन्हीं लोगों पे चल रहा है जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो पढ़ ले रहा है वो तो कहीं ना कहीं से निकाल ही ले रहा है सब कुछ। ओके, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, इज़ दैट एसटीपी इज़ इनफ, सीतापुर इनफ है आपके सीए जैसे ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए? क्योंकि अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी। क्या सीतापुर इनफ है? मुझे लगता है कि सीतापुर इनफ है आपके सीए इंटरमीडिएट तक का, लेकिन जो सीए इंटरमीडिएट के बाद का सफ़र है वो आपको बाहर से ही करना होगा, और आपको उस कोचिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए जो पहले रिज़ल्ट निकाल चुकी हो। और जितने भी सीए के स्टूडेंट हैं जो फेक रिप्रेजेंटेशंस, हाँ, उनको मतलब वो लोग बहुत ही फ्यूचर बर्बाद करते हैं बच्चों का, क्योंकि ऐसे फेक रिप्रेजेंटेशंस जो समझदार बच्चे होंगे वो भले उस चीज़ पे ना बिलीव करें, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे उस पे बिलीव कर लेते हैं, जो कि उनके फ्यूचर के साथ एक टाइप से खिलवाड़ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके, 12th में कितने परसेंट आए थे? 88%। 88.2%। 88.2% स्पेसिफिक। ओके, इज़ दैट 90-95%, 96% का ये जो हाइप है ये एक्चुअली वर्थ करता है? ये इतना मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे कितने परसेंट आए हैं, मैटर ये करता है कि आप फाउंडेशन में कितना एफर्ट्स आप अपने लगा सकते हैं। लास्ट, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते करते एक लास्ट क्वेश्चन जो हर पॉडकास्ट में मैंने पूछा है, इवन फाउंडेशन में भी मैंने तुमसे पूछा था। अगर तुम्हें मौका मिले सब कुछ दोबारा से शुरू करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा मौका मिले कि तुम दोबारा से उसे करेक्ट कर सको, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं करना चाहते थे जो तुमने पास्ट में करी? सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जब भी मैं अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू करूँ तो मैं एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट को एक दिन में टच करूँ, और दूसरी चीज़ कि मैं दोनों ग्रुप को साथ में प्रिपेयर करूँ। ये मैटर नहीं होगा कि आप एक ग्रुप को कितना आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके एट द एंड में आपको दोनों ग्रुप को देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं पहले से चालू करता तो मैं दोनों ग्रुप को साथ में देता। सबसे बड़ी गलती यही है कि एक ग्रुप को एक बार में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सरल तो लग रहा था लेकिन वो उतना ही बड़ा मिथ था। मैंने ये चीज़ देखी है और हर बार मुझे ये चीज़ फील होती है कि जितना मेहनत आप इनिशियल में करेंगे उतना ही जीवन सुख में हो जाएगा, और जितना ही आप भागने की कोशिश करेंगे मेहनत से, उतना ही ये लाइफ और ये यूनिवर्स आपको उतना ही उस ट्रैक में फंसाता रहेगा, उस लूप में फंसाता रहेगा कि आप हमेशा इन कभी चीज़ों से, इस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आप हमेशा उन्हीं चीज़ों में फंसते रह जाएंगे। चीप डोपामिन आपको कभी भी आगे फ्यूचर में हासिल करने से हमेशा रोकेगी और कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी आपको। सो मेजर एक बच्चों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि लॉ का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए,
किस तरीके से उन सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या ये मेजर चीज़ है? फिर हर एक छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए, पूरी बुक रट लेनी चाहिए, क्या एक मेजर टिप है? तो जो लॉ में प्रेजेंटेशन होती है वो आपकी सबसे पहले प्रोविज़न, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, और उसके बाद एनालिसिस जो कि ऑप्शनल होता है 1 से 2 लाइन का, और उसके बाद आपका कंक्लूजन आता है। तो ये लिखने से आपका जो जितना भी आपका आंसर है वो ऑर्गेनाइज रहता है और टीचर को चेक करने में आसानी होती है और उसे नंबर देने में भी आसानी होती है। तो ये इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। सो पैटर्न इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और इस फिक्स पैटर्न पे चलेंगे तो सबसे जल्दी आपको नंबर ग्रैब हो सकते हैं। ऑडिट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऑडिट का प्रेजेंटेशन। ऑडिट में वैसे आपको ऑडिट में ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा थ्योरी लिख लो वो मैटर नहीं करेगी, आपको स्पेसिफिक थ्योरी लिखनी पड़ेगी जो कि आप लर्न करोगे ऑडिट में, क्योंकि वहाँ पे ऑडिट के एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना थ्योरी लिख रहे हो जो स्पेसिफिक हो। अगर आप पूरी थ्योरी लिख रहे हो जो कि मतलब कुछ अनरिलेटेड चीज़ें, इररिलेवेंट, वो उसमें काम नहीं करता और इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। आप सबसे पहले वो लिख दो जो आपको पता है और फिर उसके बाद आप केस का कंक्लूजन लिख सकते हो और उसका एनालिसिस भी लिख सकते हो। साथ साथ में एक क्वेश्चन और ये है कि सीए का पैटर्न क्या है? मेजर टाइम पे जो बच्चा नया इसमें कहीं ना कहीं पैर रखने की कोशिश करता है, उसको यही चीज़ें नहीं पता होती कि भाई सीए में शुरुआत कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है। कुछ लोग कहते हैं बूढ़े हो जाते हैं, तो तुम्हारा तो मेरे ख्याल बचपन में भी पूरा नहीं हुआ, जवानी के फेज़ में भी नहीं आ पाया, तुम्हारा इंटरमीडिएट्स तक का क्रॉस आउट हो गया। तो सीधी बात ये है कि क्या प्रोसीजर है सीए का, बच्चों को ज़रा सा एक्सप्लेन करो। सबसे पहले आपको फाउंडेशन निकालना होगा, जिसके आपके पास 2 रूट होते हैं। सबसे पहले आप बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री ले लो या फिर आप खुद से फाउंडेशन निकालो, एंड उसके बाद आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी होती है जिसके लिए आपको 1 साल मिलता है। फिर उसके बाद आप पेपर दोगे, अगर आप निकल जाते हो तो उसके बाद आपको ITOC की ट्रेनिंग करनी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन कोर्स की, जो कि मैंडेटरी होती है। ये आप इंटरमीडिएट के पहले भी कर सकते हो और ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जाके आप एलिजिबल हो गए आर्टिकलशिप के लिए, और फिर उसके बाद आप 2 साल की आर्टिकलशिप करना और उसके बाद आप 6 मंथ में फाइनल का पेपर दोगे एंड देन आप सीए बन जाओगे। ओके, सो मेजरली अगर देखा जाए तो यही एक सॉर्ट आउट जर्नी है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की। व्हाट अबाउट दी लैक्स पर एनम LPAs ऑफ चार्टर्ड? कितना सोच के रखा है और कितना तुम्हें नॉलेज है कि कितना पैसा ग्रैब कर सकता है एक चार्टर्ड? आर्टिकलशिप में तो मुझे ज़्यादा कुछ, आर्टिकलशिप तो उसको कंसीडर भी नहीं कर सकता एक वेल परफॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई थिंक कि 20 लाख से 30 लाख तो कमाना ही चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इतनी मेहनत करता है। पर मंथ ही पर एनम? पर एनम। अगर आपकी AIR आ जाती है फाइनल में, तब तो भाई 1-2 करोड़ तो महीने में। ओके, सो ये सोर्स कहाँ से तुम्हें मिले? ऑनलाइन देखे थे। ओके, सो आई होप कि आप लोग को इस पूरे के पूरे जो पॉडकास्ट है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ एडिशन हुआ हो, एंड काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इतना चेयरफुल तरीके से बैठे हैं और बातचीत करें फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आप में से भी कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर कदम रखना चाहता है, डू चेक आउट अवर कॉमर्स क्लब ऐप। एंड ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी छोटी सी वैल्यू एडिशन कर सके हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए शख्स के साथ, एक नए वैल्यू एडिशन के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंश, बहुत अच्छा लगा मुझे।